नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। भारतीय जनता पार्टी अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की लीडरशिप में इलेक्शन की स्ट्रेटेजी तैयार कर रही है। अमित शाह भी बीजेपी की रणनीति पर नजर बनाए हुए हैं। अमित शाह की प्लानिंग के साथ बीजेपी खुद को विजय के संकल्प के लिए तैयार करती दिख रही है। शाह ने इलेक्शन का रोड मैप तैयार कर दिया है। यात्राओं की प्लानिंग लगभग तय हो चुकी है, कमेटियां बन चुकी हैं। विजय के संकल्प के साथ पार्टी की लीडरशिप यात्राओं पर निकलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। देखिए रिपोर्ट, उसके बाद फिर चर्चा में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही जनता के समक्ष एक संकल्प को लेकर जाती है। 18 साल से सरकार आपकी है, इसके बाद विजय का संकल्प लेना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अब नरेंद्र मोदी की फेस वैल्यू और अमित शाह की लीडरशिप के साथ मध्य प्रदेश की चुनावी वैतरणी को पार करने की तैयारी में दिखती है। बीजेपी के भोपाल दफ्तर में पार्टी के शाह 2 बार मीटिंग कर चुके हैं। शाह टास्क तय करते हैं, टास्क पूरा होने का फीडबैक लेते हैं और फिर नए टास्क दे देते हैं। इस बार शाह ने विजय के संकल्प के लिए बड़े नेताओं को यात्रा पर निकलने का संदेश दे दिया है। समितियों के नाम तय हो गए हैं, जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं, रूठे को मनाने की रणनीति भी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही जनता के समक्ष एक संकल्प को लेकर जाती है और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 365 दिन 24 घंटे जनता के समक्ष रहती है, योजनाओं के माध्यम से, अपने संगठन के विचार के माध्यम से। इस बार भी जनता के समक्ष है और एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया है, जिसके तहत पूरे मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं, सरकार के विचार हैं, संगठन के विचार हैं और जनता की जो अपेक्षाएं हैं, उस पर चर्चा भी होगी, उनसे संपर्क भी होगा और उसकी समीक्षा भी। अरबों रुपयों के इश्तिहार छपवा कर विकास के होड़ में प्रथम नंबर पाने की कोशिश की गई है। 18 साल से सरकार आपकी है, इसके बाद विजय का संकल्प लेना पड़े तो या तो वसूली होनी चाहिए उन लोगों से जिन्होंने इश्तिहारों से आपका और मेरा पैसा बर्बाद किया है। काम हुआ है तो संकल्प यात्रा की जरूरत क्यों है? ये संकल्प यात्रा पराजय संकल्प यात्रा में तब्दील हो। संकल्प, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले हम आपको उनसे मुखातिब करा दें। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख जी जुड़े। डॉक्टर गुलरेज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। वरिष्ठ पत्रकार प्रबाल सक्सेना जी इस डिबेट का हिस्सा है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत भी इस डिबेट में जुड़े। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गुलरेज जी, जिस तरह से अमित शाह लगातार अभी मध्य प्रदेश के दौरे पर आए, बड़ी बैठकें उन्होंने ली, पार्टी को जीत का मंत्र दिया और मिशन मोड पर अब भाजपा काम कर रही है, लेकिन इस पर कांग्रेस सवाल उठा रही कि जब 18 साल से आपका शासन मध्य प्रदेश में है तो फिर क्या जरूरत पड़ रही है विजय संकल्प लेने की? अमित भाई, हम लोकतंत्र को बहुत सीरियसली लेने वाले लोग हैं। हम कांग्रेसियों की तरह नहीं हैं। चाहे चुनाव जो है वो म्युनिसिपैलिटी का हो, आपने देखा था, चाहे अमित जी हो, चाहे जेपी नड्डा जी हो, सब के सब हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी उतने ही लगे थे। दिल्ली का छोटा सा चुनाव होगा तो भी हम उसमें इतने ही लगे रहते हैं। तो चुनाव हमारे नजदीक कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये चुनाव इतने साल बाद लड़ रहे हैं, ये चुनाव छोटा है, ये चुनाव पार्लियामेंट का है। चुनाव मतलब एक टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी होता है। चुनाव मतलब उत्सव होता है लोकतंत्र का। तो जो लोग इसके प्रति नीरस होते हैं उनमें लोकतांत्रिक प्रवृत्ति नहीं होती। हम पूर्णतः लोकतांत्रिक दल हैं और इसलिए हम जो हमारा एक गर्व है लोकतांत्रिक दल होने के नाते, तो हम उसका निर्वाह करते हैं और हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेते हैं। हमारी जो मशीनरी है संगठन की, वो हमेशा 24/7 काम करने वाली मशीनरी है। कांग्रेस की तरह नहीं है कि हम बरसाती मेंढक की तरह निकल जाए गुडू करते और फिर वापस अंदर चले जाए जैसे ही चुनाव खत्म हो। चुनाव खत्म होने के दूसरे दिन से हम वापस काम पे लग जाते हैं। सरकार बनने के दूसरे दिन से हम वापस काम पे लग जाते हैं। तो ये हमारा काम है जो हम बड़ी निष्ठा के साथ करते हैं। ठीक है सिद्धार्थ जी, भाजपा कह रही कि हर चुनाव को हमने गंभीरता से लिया और इस बार तो विधानसभा का चुनाव है तो फिर गंभीरता क्यों नहीं, लेकिन कांग्रेस का ये सवाल क्यों? देखिए विगत 18 वर्ष से आप याद होगा जी, ये आवाज ही खोली है। जी आपकी बात रखें, चेक करवा रहे हैं। जी 2003 में क्या बोल कर आए, तोड़े मध्य प्रदेश, 2008 में विकसित मध्य प्रदेश, और
13 में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश इतना आत्मनिर्भर बनाए कि जनता आज त्राहिमाम कर रही है। और मैं पूछना चाहता हूँ गुलरेज भाई से कि आप जो यात्रा निकाल रहे हैं उस यात्रा में आप ये बताएंगे किस प्रकार से सीधी के अंदर मूत्रदान किया गया एक आदिवासी के ऊपर, ये बताएंगे किस प्रकार से मल गालों पे रगड़ा गया, ये बताएंगे गुना के अंदर एक आदिवासी पे पेट्रोल डाल के आग लगाई, ये भी थोड़ा उन पे सब्जेक्ट रखिए। ये भी बताइए कि 30,400 आदिवासियों पे आपने अपराध पंजीकृत करके उनको जेल भेजा। ये भी बताइए 1.5 लाख बैकलॉग के पद नहीं भरे जो आज आदिवासी दलित ओबीसी आज ओवरेज हो गए। ये भी लिखिए कि संविदा शिक्षकों को हमने डंडे मार के उनको गाड़ी में बैठा के 70 किलोमीटर दूर भेजा जब वो आंदोलन करने आए। ये भी बताइए नेवाबाद में 5 बच्चियों को हमने बलात्कार करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने 10 फुट नीचे गड्ढे में गाड़ा। ये भी उसमें यात्रा में रखिए, सम्मिलित करिए। और हाँ, विशेषकर ये जरूर बताइए कि कालों के काल महाकाल को भी नहीं छोड़ा है हमने। जो 306 करोड़ रुपए होम सर्किट के लिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने स्वीकृत किए थे, उसको बढ़ा के हमने 800 करोड़ किया। और उसमें हमने सप्त ऋषियों को 30 किलोमीटर की एक छोटी सी आंधी में धराशायी कर दिया। ये भी बताइए। और ये भी बताइए किस प्रकार से आपने जो एक डैम बनाया था उस डैम को 100 करोड़ का 300 करोड़ में कैसे परिवर्तित किया, ये भी बताइए। और उसको तोड़ के 25 करोड़ रुपए उसका पानी निकालने में कैसे खर्च किए, ये भी बताइए। कि एक छोटी सी वर्षा में जो आपको याद होगा 2 साल पहले आई थी, जिस समय पे अमित शाह जी आए थे, मेरे को आज भी याद है, उसमें 35,000 किलोमीटर की रोडें कैसे बह गई, उसमें मवेशी किसानों के कैसे बह गए। और जो फसल के 10,000 करोड़ रुपए एमएसपी के जो केंद्र से आने थे वो भी बताइए कि अभी तक नहीं आए। ये भी इस यात्रा में बताइए, सारी बातें बताइए। हर बात याद रखी जाएगी और हर बात जनता पूछेगी। आपने 365 दिन का बता दिया, 365 इंटू 24 इंटू 7 आप चुनाव मोड में रहते हैं। पर ये भी बताइए कि हम 24 इंटू 7 हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में जाके अत्याचार कर रहे हैं। ये भी बताइए कल ग्वालियर के अंदर 2 भाइयों ने पाइप से एक महिला को कितना मारा, एक लड़की को, ये भी बताइए। जी ठीक है, गुलरेज जी का रुख कर लेते हैं। गुलरेज जी, आरोपों की गुना में ये भी बताइए कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस प्रकार से पुलिस वालों की हत्या करते हैं, ये भी बताइए। आप कांग्रेस की तो बात कर रहे थे कि कांग्रेस तो सिर्फ बरसाती मेढक है, चुनाव के समय में निकलती है, पर कम से कम आप अपने अत्याचार की बात कीजिए। कांग्रेस पार्टी सदैव जनभावना सद्भाव की बात करती है, पर भारतीय जनता पार्टी जो अंग्रेजों के सिद्धांतों पे चलती है, डिवाइड एंड रूल, वही बात कर रहे हो। ये भी बताइए कि जिस समय पे चुनाव हो रहा था उस समय पे मणिपुर जल रहा था और 2 महिलाओं को नग्न घुमाया जा रहा था, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चुनाव की चिंता थी, जो मध्य प्रदेश में 5-5 दौरे कर रहे थे। ये भी बताइए जनता को। गुलरेज जी जवाब दें, आरोपों की एक लंबी फेहरिस्त सिद्धार्थ जी ने लगाई है, आपका जवाब इस पर। गुलरेज जी ठीक है, सिद्धार्थ जी आपका फिर से रुक करूंगा मैं, गुलरेज जी से जवाब ले लेते हैं। गुलरेज जी, ये चाहे कितने भी आरोप लगाए जी, लेकिन एक बात मध्य प्रदेश की जनता जानती है, आवाम अच्छी तरह से जानती है कि कानून का इकबाल हमने बुलंद किया है। दुनिया का ऐसा कोई भी खतरा नहीं मिलेगा आपको, छोटा सा देश हो या कितना ही बड़ा देश हो, हिंदुस्तान जैसा, जहां क्राइम नहीं होता है। लेकिन कानून का और सरकारों का कर्तव्य बनता है कि जो गुनाहगार है उस पर सख्त से सख्त एक्शन ली जाए। आप देखिए, हमने कानून का इकबाल बुलंद किया है, इसीलिए सिद्धार्थ सिंह राजावत जी को मालूम है, चिप्स पे मालूम है कहां कहां एफआईआर हुई है, वरना इनके समय तो ये होता था। मैं छिंदवाड़ा का केस बताता हूँ भाई साहब आपको। छिंदवाड़ा में आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार होता है, 6-7 दिन तक वो भटकती रहती है। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी की लड़की, और उसका कोई एफआईआर लिखने वाला नहीं मिलता। सतना में, सागर में बच्चों का अपहरण होता है, फिरौती मांगी जाती है। मध्य प्रदेश में फिरौती हमने कभी नहीं सुनी थी, इनके 15 महीने के गंदे कालखंड में हुआ था, और बच्चों की लाशें नालों में से मिलती है। तो ये सब खत्म कर दिया हमने। हाँ, एक बात है कि यदि हम लॉ एंड ऑर्डर को, कानून का इकबाल को बुलंद करेंगे तो एफआईआर होगी, और एफआईआर होगी उसका निराकरण भी होगा। इसका एक ही तरीका होता है जो कांग्रेस ही अपनाते हैं कि आप एफआईआर मत होने दो, तो फिर ग्राफ नीचे दिखेगा, डाटा नहीं दिखेगा। लेकिन हमारे मामा जी ने, शिवराज जी ने बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शन भी रखी है कि एफआईआर तो पुलिस को करना होगी, और पुलिस अगर एफआईआर नहीं करेगी तो पुलिस की एफआईआर मैं कर दूंगा। जी ठीक है, सिद्धार्थ जी को रुक करेंगे, उसके पहले हम वरिष्ठ पत्रकार जी का रुख कर लेते हैं।
जी, प्रभाल सक्सेना जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। प्रभाल जी, अमित शाह का ये जो दौरा मध्य प्रदेश का लगातार हो रहा है, कितनी ज्यादा मजबूती भारतीय जनता पार्टी को इससे मिलेगी? लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल जो कांग्रेस यहां पर लगातार खड़े कर रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी भी मध्य प्रदेश में अपनी जो डगर है वो आसान तौर पर नहीं देख पा रही। क्या इस वजह से हम देख रहे हैं कि गृहमंत्री का ये दौरा लगातार मध्य प्रदेश में हो इस महीने? मध्य प्रदेश में ये बात सच है कि पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी काबिज है। स्वाभाविक है, जब इतने लंबे समय तक कोई पार्टी काबिज में रहेगी तो एंटी इनकम्बेंसी के लक्षण आएंगे, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को न केवल गंभीरता से लिया बल्कि पूरी रणनीति के साथ में उन्होंने यहाँ बिछाद बिछाई है, और जिस तरह से उनकी घोषणाएं हो रही हैं, जिस तरह से वरिष्ठ नेताओं के दौरे हो रहे हैं, एक कैंपेन कमेटी यहाँ बनाई गई है, जो वरिष्ठ नेता है जो कल तक घरों में थे, पूर्व मंत्री तमाम, उन सबको लाके उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया है कि इस चुनाव को हम बहुत गंभीरता के साथ लड़ रहे हैं, और उनका कार्यकर्ता बूथ स्तर पर कितना मजबूत है इस बात का उन्होंने एहसास कराया है। लेकिन ये बात भी सच है कि एंटी इनकम्बेंसी से भी निपटना है उनको, ये उनके लिए बड़ी चुनौती है, और जिसको लेकर वो तमाम अब मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जो घोषणाएं की थी या तो उनको पूरा कर रहे हैं या उन वादों को पूरा कर रहे हैं। तो एक प्रकार से ये चुनाव से 3-4 महीने पहले की जो ठोस रणनीति है वो सामने दिखाई दे रही है। ठीक है, और जिसको अंजाम केंद्रीय मंत्री और जिनको हम बोलते हैं राजनीति में चाणक्य अमित शाह साहब कर रहे हैं। बिल्कुल। गुलरेज जी, क्या इस बात से इत्तेफाक करते हैं जिस तरह से प्रभाल जी कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी जिसे भाजपा कहीं ना कहीं भांप रही है और इससे बचने के लिए अब रणनीति बनाई जा रही है? नहीं, मुझे लगता है प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी बीच में कुछ गलत चीजों को इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया था कांग्रेस पार्टी ने। और जब हम लोगों ने, मैं प्रवक्ता के साथ में सोशल मीडिया वॉरियर भी हूँ और IT सेल का राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हूँ, तो जब हमने उसको काउंटर किया तो आपने देखा होगा पिछले 1 महीने के अंदर वातावरण पूरा वापस 360 डिग्री पलट चुका है। क्योंकि क्या होता है कि जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में किसी चीज को भी स्पेशली झूठ बात को प्रसारित करने में बहुत समय नहीं लगता जी। और सुप्रिया सेन ने जब से, क्योंकि उनको बदतमीज मानता हूँ, क्योंकि नाली का कीड़ा और इस प्रकार के शब्द लोगों के लिए वो टीवी पे बैठ के बोलती है, नेशनल टीवी पर, जब से कमान उन्होंने लिए बड़ा हल्का स्तर हो गया कांग्रेस का IT सेल का और सोशल मीडिया का। तो इन्होंने कुछ चीजें प्रसारित की थी तो उससे 1-2 महीने का वातावरण था। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि 360 डिग्री का यू टर्न हो चुका है, और अभी मुझे लगता है कि आराम से हम 50% का थ्रेशोल्ड जो वोटर का होता है वो हम क्रॉस करेंगे। 50% से ज्यादा वोट प्राप्ति के साथ प्रबल सरकार बना के दिखाएंगे मध्य प्रदेश में। ये हमारा मॉरल है, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। और अभी हमारे बड़े भाई साहब सिद्धार्थ जी बहुत सारी बातें कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में आपने 18 साल में क्या दिया, तो ये किया तो वो किया। तो भाई 44 लाख से ज्यादा बेटियों को लाडली लक्ष्मी से की योजना से हमने उनको लखपति बना दिया। ये हमने किया है, आपने नहीं किया। हर महिला को मध्य प्रदेश की 1000 रुपए महीना उसके खाते में सीधे मिल रहा है। कोई बिचौलिया जैसे कांग्रेस के समय होता था वो अब नहीं है जी। विद्युत उत्पादन, भाई आपके जो डिग्री राजा थे ना मिस्टर बंटा ढार, मैं जब 12वीं क्लास लिख रहा था 99 में, तब 9 घंटे हमारे इंदौर शहर में लाइट नहीं रहती थी। मोमबत्ती जला जला के मैंने 12वीं की क्लास पास करी है। आज 24 घंटे हम विद्युत देते हैं, और विद्युत में हमने 663% का इजाफा किया है। जब मैं पढ़ने गया था कर्नाटक से आता था बस से मध्य प्रदेश इंदौर आता था, तो जैसे ही महाराष्ट्र खत्म होता था और गड्ढे लगते थे, हम कहते थे मध्य प्रदेश आ गया। गड्ढे आ गए मतलब मध्य प्रदेश आ गया। हमने वहां पर सड़कों का एक जाल बिछा के दिखाया, और कितना बिछा के दिखाया, 338% का इजाफा करके हमने दिखाया है। जब मैं खुद डॉक्टर हूँ और मेरे जब पढ़ने गया था, इसलिए जाना पड़ा था मुझे क्योंकि मेडिकल और डेंटल मिला के मात्र 6 कॉलेज थे। आज भाई साहब 42 कॉलेज हम मध्य प्रदेश में खोल के दिखाए, ये हमने करके दिखाया है। और सबसे बड़ी बात, आधी जनसंख्या मतलब महिलाओं की बात करता हूँ मैं, WHO का आंकड़ा कहता है मध्य प्रदेश का, बीजेपी का नहीं, वो गुलरेज शेख का आंकड़ा नहीं, कि दिग्गी राजा के समय मध्य प्रदेश में संस्थागत प्रसव जो होता था किसी महिला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो केवल 22% था। आज 96% से ज्यादा हमने करके दिखाया है। ठीक है सिद्धार्थ जी, बीजेपी कह रही है कि इस बार जो वोटिंग का थ्रेशोल्ड है 50% से ज्यादा जाएगा। मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा, मेडिकल कॉलेज खुले, तमाम विकास के काम हुए, लेकिन कांग्रेस के पास उपलब्धि के तौर पर कुछ नहीं है। बीजेपी का कहना है इनका विकास दिख रहा है कितना पागल हो गया है।
चलिए कोई बात नहीं। कल इमरती क्षमा चाहता हूँ स्मृति ईरानी जी का कल एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है केंद्र की, उसमें मध्य प्रदेश अव्वल है बाल शोषण में। अभी मेरे साथी मित्र मेरे छोटे भाई गुलरेज भाई जरा उसको भी रिपोर्ट को पढ़ लें। और इन्होंने बात करी पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद माननीय दिग्विजय सिंह जी की। तो मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिस समय पंचायती राज लागू किया 93 में, और 93 से 98 तक आपको याद होगा क्या मध्य प्रदेश की क्या हालत और क्या योगदान था और क्या विकास चल रहा था। और 98 में जिस समय पे अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और एनडीए की गवर्नमेंट आई, उसके बाद 98 से लेके 2003 तक हमारे केंद्र के सारे फंड मध्य प्रदेश के रोक दिए गए। क्यों रोक दिए गए? सिर्फ राजनीतिक जो शत्रुता होती है, राजनीतिक द्वंद होता है, उसके लिए। मैं भाई को बता दूं, शायद जानते होंगे, अभी संजय सागर डैम है, इंदिरा गांधी डैम है, जिससे आज हम महाराष्ट्र को पूरा पानी दे रहे हैं और दिल्ली और महाराष्ट्र को बिजली दे रहे हैं, वो माननीय दिग्विजय सिंह जी की देन है। उस समय पे 11 विद्युत परियोजनाएं माननीय दिग्विजय सिंह जी की देन है, जो उनके समय पे चालू की गई थी। और आपको याद होगा 2003 के बाद उसकी पूरे के पूरे शुभारंभ जो हुए हैं वो उमा भारती जी ने, बाबूलाल गौर जी ने मंच से इस बात की तारीफ की थी कि मेरे को दिग्विजय सिंह जी ने इतनी बड़ी सौगात दे के गए हैं, जिसका आज मैं ये फीता काटने जा रहा हूँ, जो आज मध्य प्रदेश में पूरे में बिजली आप सबको मिलने वाली है। तो ये माननीय दिग्विजय सिंह जी की देन थी। हाँ, ये चाहे आप केंद्र में उठा के देख लें, चाहे स्टेटों में उठा के देख लें, 28 राज्य हैं, 9 यूनियन टेरिटरी हैं, उसमें जितने कांग्रेस शीला दीक्षित जी के समय में दिल्ली में, मैं आपके बीच में नहीं बोला, क्षमा चाहता हूँ, मेरा खत्म होने के बाद गुलरेज जी आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा जी, आपकी बात पूरी करें सिद्धार्थ जी। और उसके बाद आप 50% की बात कर रहे हैं। अभी नाव कितने बाल 23 में सामने आ जाएंगे। अभी आपने निकाय चुनाव में देखा, हम 57 साल बाद ग्वालियर जीते, 28 साल बाद हम जबलपुर जीते, 18 साल बाद हम मुरैना जीते, 35 साल बाद हम रीवा जीते। तो जनता ने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या है। आज टमाटर की क्या स्थिति है? चलिए, पेट्रोल डीजल दाल तेल तो बढ़ ही गए थे। अब तो आपने यूपीए गवर्नमेंट में जिस समय कोई एक गरीब आदमी या मिडिल क्लास सब्जी लेने जाता था तो मिर्ची और धनिया उसको कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता था, वो आज 300 और 200 रुपए है। तो आप कम से कम गुलरेज जी ऐसी झूठी शेख चिल्ली वाली बातें ना करें। शेख चिल्ली की कहानी थी ना, वो पैर में चक्की बांध के हिरनी कूदी हुई, वो शेख चिल्ली की जवाब ले लेते हैं कम से कम इतने बड़े चैनल पे बैठ। ठीक है, और जी गुलरेज जी जवाब दें। घोषणाएं भी देखी हैं और 3.5 लाख करोड़ का कर्जा भी देखा है, और 35 करोड़ में आपने किस प्रकार से ठीक है सिद्धार्थ भाई, गुलरेज जी का समय, गुलरेज जी बात रखें जी। सिद्धार्थ भाई मेरे बड़े भाई हैं जी, और मैं इनका इज्जत इसलिए भी करता हूँ क्योंकि कांग्रेस के और विशेषकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस के जो ज्यादातर प्रवक्ता है वो बदतमीज की श्रेणी में रखता हूँ, मैं मुफत और बुजुर्ग की श्रेणी में रखता हूँ। लेकिन मेरे बड़े भाई जो सिद्धार्थ भाई है वो एक संस्कारी व्यक्ति है और इसलिए मैं उनको नमस्कार भी करता हूं अपनी तरफ से। लेकिन एक बात है कि जो इन्होंने कहा ना, अब ये पार्टी से बंधे हुए हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने ये काम किया वो काम किया, भाई साहब उस समय एक जनता की जुबान पर नारा हुआ करता था कि सारा प्रदेश मोमबत्ती में, मिस्टर बंटाढार लाल बत्ती में, ये सबको पता है। और अभी आप बात कर रहे हैं टमाटर की और धनिये की और इन सब चीजों की, तो हम कृषि रिफॉर्म्स लाए थे और वो जो कृषि कानून थे ना, सुनिए उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की क्लॉज थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसीलिए थी कि यदि किसान उपज कम हो, किसान का बीज सोशल मीडिया का जितना दुरुपयोग आपने किया है 70 साल में, अभी भी आपको जवाहरलाल नेहरू जी की आत्मा नहीं छोड़ रही है। याद करिएगा, अभी भी आपको जवाहरलाल नेहरू जी आ जाते हैं और उनके संग जो आप फोटो कॉपी करके जो कृषि सुधार कानून थे उनको आपने खत्म करवाया, आपने कृषि में विकास नहीं होने दिया, कृषि में सुधार नहीं होने दिया, और आज तक चीजें आ रही है तो प्रश्न हमसे कर रहे हैं। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे भाई साहब। प्रश्न इनसे होना चाहिए कि आपने क्यों हॉल्ट किए कृषि के रिफॉर्म्स को, जो आज ये स्थिति बनी कि टमाटर 200 रुपए 250 रुपए जा रहा है, ये क्यों हुआ है? ये बहुत सारी चीजें सिक्लिकल भी होती है, लेकिन आपने चूंकि रिफॉर्म नहीं आने दिए, आपने जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पर कृषि की जाए, मॉडर्न कृषि की जाए, उसके अंदर आवृत्त किया आपने, बाधा उत्पन्न की, इसलिए आज ये स्थिति बनी है। जवाब आपको देना चाहिए।
ठीक है सिद्धार्थ जी जवाब दें। आलू से सोना कैसे बनाया जाता है ये भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह मालूम है। राहुल जी के कट वो तो राहुल गांधी बोलते ना, इधर से आलू डालूंगा, उधर से क्या आगे से आलू डालूंगा, पीछे से सोना निकालूंगा, आगे से आलू डालूंगा, पीछे से सोना निकालूंगा। हम सबने देखा है वीडियो को। ठीक है वरिष्ठ पत्रकार जी आपको डॉक्टर बना दिया जी माफ कीजिएगा वरिष्ठ जी मतलब आपकी झूठ साफ पकड़ी गई। इतने बड़े एंकर बैठे दो में चला के बता देंगे राहुल जी ने क्या बोला। वरिष्ठ पत्रकार का रुख कर लेंगे हम जी वरिष्ठ। ठीक है सिद्धार्थ जी आपका रुख करूंगा मैं जी आपके पास फिर आऊंगा। सिद्धार्थ जी गुलरेज जी जुड़े रहे हमारे साथ। हम वरिष्ठ पत्रकार प्रभाल सक्सेना जी का रुख कर लेंगे। प्रभाल जी आरोप प्रत्यारोप तो अपने दौर में चलते ही रहेंगे और चुनाव के नजदीक आते आते बढ़ते ही जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से अब पीएम मोदी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी मध्य प्रदेश में एक बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्या ये बड़े चेहरे काफी होंगे सरकार को वापस सत्ता में रिपीट करने के लिए, या फिर इस बार जो बुनियादी मुद्दे हैं वो ज्यादा हावी होंगे? देखिए विधानसभा का चुनाव है, निश्चित रूप से इसमें स्थानीय और प्रादेशिक नेता का चेहरा रखते तो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि केंद्रीय जब मुद्दे आते हैं, केंद्रीय चुनाव आते हैं तो केंद्रीय नेताओं के चेहरे होना चाहिए। लेकिन कर्नाटक में भी यही स्थिति थी और यहाँ पर भी अगर हम चेहरा नहीं बना के सिर्फ उन्हीं का चेहरा बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं गौण होते हैं और राष्ट्रीय मुद्दों को हवा मिलती है। जनता की इस समय जो समस्याएं हैं वो सिर्फ फ्री में बांटने से या सब चीजों को करने से हल नहीं होगी। जो बुनियादी जनता को सुविधाएं चाहिए, सड़क, बिजली, पानी, बढ़ती महंगाई, ये तमाम चीजें, ये अगर उसको मुहैया नहीं करा पा रहे तो आरोप प्रत्यारोप लगाना तो बहुत आसान है। ये दो के आरोप प्रत्यारोप में कहीं ना कहीं जनता का नुकसान होता है, जनता पिसती है, वो अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। तो जाहिर सी बात है, होना ही चाहिए कि दोनों ही पार्टी अपने जो मैनिफेस्टो ला रही है, घोषणा पत्र ला रही है, वो जनता की विकास के लाए और कृपा करके उसमें राजनीति ना करें, जो लाए कह रहे हैं वो करके दिखाए, तब जाकर जनता समझेगी और जनता को भी इन नेताओं से, इन जो प्रत्याशी उनसे पिछले 5 साल का हिसाब मांगना चाहिए, तभी जाकर जो है अच्छी सरकार स्थापित हो पाएगी। जी बिल्कुल प्रभाल जी, लेकिन क्या वर्तमान सरकार के समक्ष किसी तरह की चुनौती आप देख पा रहे हैं इस बार, जो कि चुनाव में एक बड़ा मुद्दा हो सकती है? निश्चित रूप से बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, महंगाई एक बड़ी समस्या है और कहीं ना कहीं जो है वो विकास हर जगह जो होना चाहिए था, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। इन तमाम चीजों, ये बड़ी चुनौतियां जिससे जो है वो वर्तमान सरकार को जूझना पड़ेगा, ये आसान काम नहीं होगा। ठीक है गुलरेज जी, बड़े चेहरे तो निश्चित तौर पर आ रहे हैं पार्टी की कैंपेनिंग के लिए, लेकिन जो जमीनी मुद्दे हैं उनसे किस तरह से सरकार निपटेगी? देखिए, हम जमीनी मुद्दों को तो लगातार सुलझा रहे हैं, चाहे सड़क, बिजली, पानी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई में लोगों को सहयोग देने का मामला हो, चाहे जो किसान सम्मान निधि में 6,000 प्रधानमंत्री डालते हैं, उसमें 6,000 मामा जी भी डाल रहे हैं तो 12,000 उस तरह से देने के मामला हो, चाहे महिलाओं के अकाउंट में 1,000 डालने का मामला हो, जब शिक्षा महंगा होती है तो प्रधानमंत्री पीएम श्री स्टार्ट कर रहे हैं और सीएम राइज स्कूल शुरू कर दिए मुख्यमंत्री महोदय ने, स्कूल चले हम के तहत हम उसमें भी सहयोग कर रहे हैं। तो लगातार हम जमीनी काम करने वाले दल हैं, तो चाहे हमारे ऊपर के नेता हो, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के हो या मेरे जैसा छोटा सा कार्यकर्ता हो, हम सब जमीन पर काम करते हैं और इसीलिए हम जीतते हैं और इसीलिए हमारा संकल्प है कि इस बार 51% मिनिमम वोट लाके जीतेंगे। ठीक है सिद्धार्थ जी जवाब दें। बीजेपी का संकल्प है, लेकिन कांग्रेस किस तरह से संकल्प को तोड़ेगी इस बार के चुनाव में? जी 52 जिले में जितने भी संभाग हैं, हम क्षेत्रीय मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हमारा केंद्र से कोई भी लेना देना नहीं है और जो जितने मुद्दे हैं वो क्षेत्रीय मुद्दे रहेंगे। 52 जिलों को हमने 4-5 उसमें डिवाइड किया है, जैसे महाकौशल है, हमारा मालवा है, चंबल है, हमारा बुंदेलखंड है, तो हम क्षेत्रीय मुद्दों पे जा रहे हैं। और हम अभी आपने निकाय चुनाव भी देखा था, निकाय चुनाव में भी हम क्षेत्रीय मुद्दों पे गए थे, क्षेत्रीय मुद्दों पे हमें सफलता मिली और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी का एक ही उद्देश्य है कि हम जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा जाके, अभी देखिए हमारे करीब 63,000 मंडलम सेक्टर हमारे तैयार हो गए, हमारे बूथ तैयार हो गए, तो हम जनता के बीच में जाके जो मेन मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है और किस प्रकार से अपराध चरम पे है, हम इन मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे और दिखाती भी रहे, हमें कोई फर्क नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ महंगाई से, हमारी लड़ाई अत्याचार से, हमारी लड़ाई अपराध से,
और हम उसको लेके जाएंगे जनता के बीच में। भारतीय जनता पार्टी जितने हसीन सपने दिखाए पहुंचे, वो विश्व की सबसे बड़ी मिस कॉल पार्टी है, उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो सीधा मुद्दा है कि हम मुद्दों पे बात करेंगे, हम मुद्दों की लड़ाई पे जाएंगे, मुद्दों से हम चुनाव लड़ेंगे। चलिए, तो मुद्दों की लड़ाई लड़ने की बात कांग्रेस कह रही है, लेकिन बीजेपी भी कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंट है कि इस बार जो बड़े चेहरे लगातार कैंपेनिंग के लिए पहुंच रहे हैं तो वो वैतरणी जरूर चुनाव की पार कराएंगे। बहरहाल, अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इतना जैसे जग को जीत के आए हैं, हर आवाज को बल देने वो पास तुम्हारे आए हैं। कका है तो डर का है, का डर कका के आगे मौन है। चल दिखला दे हम कौन है, चल दिखला दे हम कौन है, हम छत्तीसगढ़िया कौन है। चल दिखला दे हम कौन है, चल दिखला दे हम कौन है। नई औद्योगिक नीति से प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिला। 2000 से अधिक उद्योग लगे, 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ। इस औद्योगिक विकास को भूपेश सरकार ने शहरों से गांव की तरफ मोड़ा। ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति 2022 के तहत रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की नींव रखी और आय एवं रोजगार के नए स्रोत का किया सृजन। ऐसा है हमारे मुखिया का विजन।